हो ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो पिछले कई क्लासेस में पढ़ाया उस पे से कई क्वेश्चंस हैं। सो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वन बाय वन एनालाइज और आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होते हैं: सेवा भाव, श्रद्धा भाव और प्रश्नेन भाव। सो सेवा भाव, प्रश्न और श्रद्धा भाव तो आ जाता है, लेकिन फ्रीडम टू क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। यहां तो हम डरते हैं प्रश्न करते वक्त, यहां सोचते हैं कि आंसर होगा नहीं। देखिए, टीचर के पास सारे आंसर हो ये जरूरी नहीं, टीचर के पास सब क्वेश्चंस के आंसर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उसमें हम्बलनेस होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए कि यदि उसके पास आंसर नहीं है तो उसको रेफर कर सकता है। और ये बहुत बार हुआ हमारे संतों के साथ बहुत बार हुआ। स्वामी चिन्मयानंद जी शिवानंद जी के पास गए। एक प्रेस रिपोर्टर थे स्वामी चिन्मयानंद, और जब वो ऋषिकेश में गए स्वामी शिवानंद के पास, तो उनका जो इंक्विजिटिव माइंड था वो संशय आत्मा था। वो प्रश्न बहुत करते थे, आर्ग्यू बहुत करते थे। और शिवानंद जी के पास गए, शिवानंद जी से इंस्पायर्ड हुए, संन्यास लिया शिवानंद जी से ऋषिकेश में। लेकिन शिवानंद जी के पास जब क्वेश्चन बहुत पूछने लगे तो शिवानंद जी ने उन्हें रेफर किया स्वामी तपोवन महाराज जी के पास उत्तरकाशी में। तो तपोवन महाराज जी के पास वो गए। सो गुरु शिष्य परंपरा में प्रश्न करने की स्वतंत्रता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है। तो इसी परंपरा को शुरुआत करते हुए हम, क्योंकि सिस्टम ऐसा है जूम में कि हम सबसे क्वेश्चन आंसर शुरू कर दें तो क्योस हो जाएगा। इट्स नॉट कि मैं नहीं चाहता ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आंसर, लेकिन उससे क्योस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को अपनाया गया। तो इस सिस्टम को अपनाते वक्त आज हम प्रेमा क्वेश्चन पढ़ेगी और उस क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। The first question. Hariom Guruji, my questions. जो लोग इस जन्म में अपाहिज, मेंटली रिटार्डेड या कुछ फिजिकल कमियों के साथ पैदा होते हैं, तो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो उन्हें ऐसा जन्म मिला? अगर हम परिवार में किसी को बहुत परेशान हो, अगर अच्छा ओके, एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं। जो लोग जन्म से अपाहिज, मेंटली रिटार्डेड, कुछ ना फिजिकली कमी के साथ होते हैं, इस संसार में बहुत से लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं। कुछ जन्म से हो जाते हैं, कुछ जन्म के बाद हो जाते हैं। बुढ़ापे में तो हर कोई फिजिकली चैलेंज हो जाता है। सो कुछ लोग फिजिकली चैलेंज पैदा होते हैं, मेंटली चैलेंज डिस्टर्ब पैदा होते हैं। तो वो जो उन्होंने क्या कर्म किए थे जो ऐसा जन्म लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि यदि कोई आदमी फिजिकली या मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब या चैलेंज हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने खराब कर्म करें। प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। जस्ट बिकॉज somebody is born poor, it doesn't mean उसने खराब कर्मा करें। Just because somebody is born in very rich family, it doesn't mean उसने अच्छे कर्मा करें। Please don't get me
into this situation, तो बहुत खराब हो जाएगा समाज। फिर तो आप लेबल लगाना शुरू कर दोगे। जो भी आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। आई रिपीट, जो भी आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। पर्पस क्या है स्पिरिचुअलिटी का? डिजायर को खत्म करना। पर्पस क्या है इस लाइफ का? अपनी कामनाओं को खत्म करना। और जो एनवायरनमेंट आपको मिला आपकी डिजायर्स के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। उसकी क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन ए रिच फैमिली, दुर्योधन बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया था लेकिन कर्मा तो उसके अच्छे नहीं थे। सुदामा गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन श्रेष्ठ कर्म थे। अपाहिज होना, देखिए यदि आप साइकोलॉजी से पूछे, किसी साइकेट्रिस्ट से पूछे कि हर कोई थोड़ा सा क्रैक है दुनिया में, इस संसार में हर कोई थोड़ा बहुत क्रैक है। कोई हमें और आपको शायद क्रैक सोचता होगा। सो जो भी आपकी लाइफ में मिला वो आपकी लाइफ के लिए, परिवार के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। मुश्किल भी मिली है, चैलेंजेस भी मिले, वो माइक्रोकॉस्म में भी है, वो मैक्रोकॉस्म में भी। सो ये दिमाग से हटा दीजिए कि उसके खराब कर्म है। हाँ, कौन क्वेश्चन है क्या कर्म किएंगे? उसकी जैसी डिजायर, जैसी उसकी डिजायर है वैसा ही आपको माहौल मिल जाता है। यदि आपकी डिजायर ये है कि मुझे दुनिया नोटिस करे, यदि आपकी ये डिजायर है कि दुनिया मुझे नोटिस करे, मैं जहां जाऊं लोग मुझे नोटिस करें, तो शायद आपको उस तरह का शरीर मिले ताकि लोग नोटिस करें। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ, क्योंकि हर किसी की अलग अलग डिजायर्स होती है, लेकिन जो आपको मिलता है वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल योर डिजायर, जिसे हम रिजल्टेंट डिजायर कहते हैं, बार बार रिपीट करता हूं। ये गेंद है, इसको यहां खींचोगे यहां आ जाएगी, यहां से खींचोगे यहां आ जाएगी, दोनों तरफ से खींचोगे तो यहां आ जाएगी। इसे लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस कहते हैं। सो प्लीज, बार बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन हम सब लोग इस क्वेश्चन को घृणात्मक नजर से ना देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। अगर हम परिवार में किसी से बहुत परेशान हो तो हम उसे कैसे झेलें? कभी कभी पति अपनी पत्नी को सबके सामने कुछ गलत बोलता है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये बार बार होता है तो वाइफ का पेशेंस कभी तो टूटेगा। हाँ जी, ये पेशेंस तो कभी नहीं टूट सकता, पेशेंस कभी टूटना नहीं चाहिए। पेशेंस टूटेगा तो पेशेंट बच जाओगे। देखिए, अगर हम परिवार में हम किसी से बहुत परेशान है तो हम उसे कैसे झेलें? देखिए, दुनिया आपको परेशान तभी कर सकते है जब आप परेशान होना चाहते हो। प्लीज, ये झेलने की क्या बात है? दुनिया के दुख, अपने आप को ये अबला नारी, ये बेचारी, मैं दुखी, यदि पति से पूछे तो वो दूसरी तरफ से जवाब देगा, मदर इन लॉ से पूछे तो शायद वो डॉटर इन लॉ पे जवाब। ये जो गलती ढूंढने का आइडिया, कॉन्सेप्ट है कि दूसरे में गलती है, वो गलत। अब समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति यदि आपको टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली अब्यूज कर रहा है, एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल, लीव हिम, लीव हर। ना वो ना वो मुश्किल है। फिर क्या है? इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम्स। गो टू द गूगल, सर्च कर लीजिएगा, स्टॉकहोम सिंड्रोम्स कहते हैं इसे। आई वोंट, इसको एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन हमने जो परेशान करता है ना, हम उसी से प्रेम करने लगते हैं, उसकी आदत हो जाती है। नहीं तो यदि परेशान करना है तो फिर क्या कैसे कर सकते हैं? पब्लिकली रिएक्शन कैसे करें? बेइज्जती करता है, पब्लिकली बेइज्जती करता है। कभी कभी पति अपनी पत्नी को सबके सामने कुछ गलत बोलता है तो उसका रिएक्शन, हिम्मत कैसे हुई उसको बोलने की? ये एक दिन में नहीं होती बात, ये डोर ढीली करी होगी। सो प्लीज, आप और मैं, कोई किसी को झेलता नहीं है, हमें उसकी आदत हो जाती है। यदि बात बढ़ी गई है, बहुत लंबी है,
दुनिया में हमेशा डाइवोर्स का नाम के कोई चिड़िया होती है, लेकिन हम नहीं करते। हम झेलते रहते हैं और दोष किसको देते हैं? अपने स्टार्स को, भाग्य को, किस्मत को। आई रिपीट, आपके माहौल में जो भी आपको मिला वो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। यदि कंड्यूसिव नहीं है तो यू विल सेपरेट योरसेल्फ, यू विल गेट अनदर पाथ, अनदर मेथड। सो आई एम नॉट पिटी, मैं किसी पे तरस नहीं खाता, किसी पे तरस नहीं खाता। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। किसी के अंदर हिम्मत कैसे हो जाए कि आपको कुछ शब्द बोलने की। पंचिंग बैग आप तभी बनते हो जब बनना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत है, फिर सफर। और यदि अब आप स्ट्रांग डिजायर बना रहे हो कि मैं अपने पति को डोमिनेट करूं, मेरी बात सुने, मेरी बात चले, मेरी सारी बात सुने, मर जाओगे। उसके बाद अगले जन्म में वीक दब्बू लल्लू पति मिल जाएगा। वीक दब्बू लल्लू पति मिल जाएगा। आर यू हैप्पी विद दैट? नहीं। फिर आप क्या कहोगे? स्ट्रांग पति मिले, पिछले जन्म में डिजायर करी होगी, मिल गए वही। सो डोंट गेट इनटू दिस प्लीज। अपने माहौल को गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। आप जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट प्लीज। बच्चा यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो घर वाले क्या कहते हैं? जा सब्जी लिया, जा दूध लिया, जा चीनी लिया। और बच्चा यदि आईएएस की पढ़ाई कर रहा हो तो क्या होता है? बच्चा यदि आईएएस की पढ़ाई कर रहा हो, सारी दुनिया से मुक्त कर देती है, क्योंकि किसी लक्ष्य में लगा। और अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं लगा, ऐसे ही ढीला ढाला सुस्ता है, तो माँ कहती है जा दूध लिया, जा सब्जी लिया, जा चीनी लिया, जा प्याज लिया। क्यों भेजती है उसे बेकार के काम में? क्योंकि ढीला निकम्मा। और यदि आपके जीवन में लक्ष्य, nobody will touch you, nobody will touch you. So don't get into this weak pity, हाय मेरी तो किस्मत खराब है। Next श्लोक please. What should we teach our daughters who are married and have kids? Their in-laws and husbands still think that daughter-in-laws are secondary. First comes their son because he is a man, male. How should they take this humiliation? ये पिटी क्यों है हमारी लाइफ जब समाज में कि हाय मुझे रिएक्शन नहीं, सॉरी मेरी कदर नहीं है। किसी की कदर कोई नहीं करता प्लीज। आप ये चाहोगे ना कोई मेरी कदर करे, ये भीख का कटोरा लेकर उम्र भर तक घूमते रहना। आप चाहे लड़के भी हो लड़की हो, कोई कदर नहीं। समर्थ को ना कोई दोष घुसाए, भगवान राम ने कहा है, रामचरितमानस में आता है। समर्थ को ना कोई दोष घुसाए। जो स्ट्रांग होता है उसको कोई दोष नहीं देता। तो जो सर प्लीज ये आंसर देने बंद कर दीजिए बीच में, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम के आंसर देने बंद कर दीजिए। मैं इसकी मीटिंग सेटिंग कर देता हूं। ये जो आंसर बाद में, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम के आंसर दे रहे हैं ना, बाद में खुद सब लोग सर्च कर लें, कुछ लोगों को भी काम करने दीजिए। सो वेयर आई वाज, आपको कदर तभी मिलेगी जब आपके अंदर कोई पर्पस होगा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। ये कदर की, ये जो 5 तरह की डिजायर होती है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, 5 तरह की डिजायर होती है। उसी में आ जाता है मटेरियल डिजायर, फिजिकल डिजायर, इमोशनल डिजायर, इंटेलेक्चुअल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर। ये 5 तरह की डिजायर, नाम, सम्मान, कदर, ये सब इंटेलेक्चुअल डिजायर में आ जाती है। मेरा नाम हो, मेरी कदर हो, मेरी केयर हो, मेरी केयर हो। बहुत खराब डिजायर है ये कि लोग मेरी केयर करें, मेरी कदर करें। यदि बहुत ज्यादा कदर और केयर की इच्छा है ना, गॉड फॉरबिड, बीमार हो जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कदर और केयर बीमार मरीज की होती है। ये हटाइए डिजायर की मेरी कदर हो, मेरी केयर हो। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बेइज्जती हो। मान सबसे मुश्किल डिजायर है और वो इंटेलेक्चुअल डिजायर में आती है। हम मान किससे चाहते हैं?
7 और 8 लोगों से मान चाहते हैं, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, इन लॉ से, पेरेंट्स, इन्हीं से साथ चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं पैसा दे दूंगा तो मेरा मान हो जाएगा। भूल जाइए, सोचते हैं पैसा दे देंगे तो मेरा मान हो जाएगा ना, अच्छा खाना बना दूंगी तो मेरा मान हो जाएगा। भूल जाइए, मैं अच्छा काम कर दूंगी तो मेरा मान हो जाएगा, मैं अच्छा पैसे लेके आ जाऊंगा तो मेरा, हर आदमी सोचता है मैं पैसा लेके आ रहा हूं तो मेरा मान हो जाएगा। झूठ है। मान सिर्फ स्पिरिचुअल डिजायर का होता है, और स्पिरिचुअल डिजायर क्या है? चीयरफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फ सफिशिएंसी। डिजायर जितनी कम है उतनी स्पिरिचुअल डिजायर। स्पिरिचुअल डिजायर क्या है? डिजायरलेस होना। सो मान की डिजायर, 5 तरह के डिजायर है, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की, और मान की डिजायर। सबसे ज्यादा मान किससे चाहिए आपको? अपने बच्चों से, पोते पोतियों से। फादर से नहीं मिलता मान तो सोचते हैं हस्बैंड दे देगा, हस्बैंड से नहीं मिलता तो सोचते हैं संतान दे देगी, संतान से नहीं मिलता तो सोचते हैं पोते पोते, नातिया नाती दे, इसलिए पैम्पर करते हो, महंगी से महंगी गिफ्ट देते हो पोते पोते, नाती नातियों को, सोचते हैं मान मिल जाएगा। भूल जाइए। लेकिन अगर आपने कुछ अचीव किया इंटेलेक्चुअली, यदि आपने कुछ इंटेलेक्चुअली अचीव किया तो सारी दुनिया आपको मान देगी। यदि नहीं मानते तो बैल की आंख मूवी देख लेना, अभी देखिए। नहीं मानते तो बैल की आंख मूवी देख लेना, सांड की आंख, सॉरी, सांड की आंख मूवी देख लेना। कुछ तो अचीव करिए लाइफ में। मान, ये संसार सूरज की तरह, ये अध्यात्म सूरज की तरह, सूरज के पीछे जाइएगा, परछाई पीछे पीछे आएगी, जितना परछाई के पीछे जाएगा आगे नहीं आती। इस संसार के पीछे जितना पुच्चू पुच्चू करके जियोगे उतनी आपकी कदर कम है। जितना स्पिरिचुअल लक्ष्य बना दोगे, यही लक्ष्य बना लो कि गीता जी पढ़नी है मैंने, इमीडिएटली मान मिल जाएगा आपको। आपको ये कर लो कि मुझे गीता जी का पढ़ना है, और कभी किटी में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे में कोई बात शुरू करी, यू नो, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, जहां 2 विधाएं वहां 2 विधाएं, रैटल इट आउट। सो प्लीज स्पिरिचुअल डिजायर बनाइए, आपकी कदर बढ़ेगी। नेक्स्ट वन प्लीज। I have questions. If a newly born child dies, it means his prarabdha is no more and he does not get time to increase the sanchita or make any new sanchita. He will have no rebirth? Question. Okay, now क्वेश्चन आया था, ये पिछले क्वेश्चन मैंने किया था। संचित जो है वो टोटल वासना आपकी। तो यदि आपकी प्रारब्ध कम है, सो सपोज इस जन्म में आपकी 4 प्रारब्ध हैं और 96 संचित हैं। अब 960 आपने बना दी, 4 आपकी खत्म होगी। अब जैसे 4 आपकी खत्म होगी तो 960 में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आपकी नेक्स्ट बर्थ की प्रारब्ध बन जाएगी। तो लेट्स टेक न्यू बॉर्न चाइल्ड की 60 संचित हो गई, सॉरी 10 प्रारब्ध होगी, 950 संचित होगी। वो जो 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट थी उसको बर्थ दिया। सो 960 में से 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, उसको उसका जन्म मिला, और 10 प्रारब्ध उसकी जल्दी खत्म होगी, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 महीने में। अब जो 900 उसने नहीं संचित तो क्रिएट नहीं करी, प्रारब्ध खत्म होगी। अब 950 संचित तो अभी पास उसके पास पड़ी है ना, उसमें से जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होगी वो आपकी नेक्स्ट बर्थ बन जाएगी। तो ये नहीं है कि जो बच्चा छोटी उम्र में मना, जिसकी डेथ हो गई है तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, चांसेस है, उसको पाप नहीं लगता, उसको कर्म का पाप नहीं लगता, लेकिन ये नहीं है कि उसके संचित सारे खत्म हो। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रारब्ध नीड्स दैट स्मॉल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। आप मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी है, आपकी मूवी की डिजायर तो है, मूवी देखने गए और 5 मिनट की मूवी देखी और सडनली फोन आ गया कि घर में कोई प्रॉब्लम आ गई।
आपने क्या किया, पिक्चर छोड़ के चले गए। तो आपकी जो प्रारब्ध थी मूवी देखने की तो थी, लेकिन उस समय 5 मिनट की थी। अब दोबारा क्या करोगे, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उस मूवी को दोबारा देख लो। तो संचित जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, प्रारब्ध आपकी साथ चली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वन। हरिओम सर, माय क्वेश्चन इज, ये मजदूर माइग्रेंट्स इतना सफर कर रहे हैं, दे आर डाइंग ट्रैवलिंग लॉन्ग विथ हंगर just to reach their places. Is this their destiny? They wanted all this to happen with them, and उन पर दया आ सही नहीं है। हम भी अगर नेता की तरह इग्नोर करें, क्या वही सही है? ओके, सबसे बात ये पिटी छोड़ दीजिए दुनिया में किसी पे। ये तरस बेचारा कुछ छोड़ दीजिए। आपके घर पे आके रहला दो, ठहरा दो उन्हें, अपने घर पे ठहरा लो उन्हें ना। ये इफ यू कैन डू सम हेल्प, प्लीज डू इट। यदि आप में है सिस्टम सूद की तरह, जो एक्टर सूद है, आई डोंट नो क्या सच्चा है क्या झूठा है, बट उसने लाखों रुपए खर्च करके हवाई जहाज से मजदूरों को भेजा। अभी उसने उत्तराखंड में भेजे 150 लोग, भेजो आप। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, दैट्स देयर कर्मा, दे डू इट। यहां पर मैं क्या कर रही हूं, पिटी से मत कीजिए, बेचारे भाव से मत कीजिए। इफ यू कैन डू इट, प्लीज हेल्प देम। और पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, आप भी पॉलिटिशियन बन जाओगे तो आप भी वैसे बिहेव करोगे जैसे नॉर्मल करते हैं, क्योंकि वो दुनिया आकाश से तो टपके नहीं पॉलिटिशियन, कोई आकाश से तो टपके नहीं, हम में से लोग बने हैं पॉलिटिशियन। तो आप भी यदि पॉलिटिशियन बनोगे तो थोड़े दिनों बाद उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। हाँ, यदि उन्होंने वो सफर कर रहे हैं तो कर्म है। सफर बहुत लोग कर रहे हैं, जो घरों में बैठे अमीर बैठे घर जा नहीं सकते, वो भी सफर हो रहे हैं। सो सफरिंग के अलग अलग सफरिंग के आइडियाज हैं। पैसे की सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग है, इमोशनल सफरिंग, इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। जो लड़का 12वीं में फेल हो गया वो भी तो सफर कर रहा है, वो इंटेलेक्चुअल सफर। और ये जिसने इतना पढ़ाई करी, 12वीं की इतनी पढ़ाई करी, एंड सडनली दे रियलाइज एग्जाम पोस्टपोन हो गए, उसकी सफरिंग तो कोई नहीं देख रहा कि मार्च में जो खत्म होने थे एग्जाम 12वीं के, वो लिंगर ऑन कर रहे हैं जुलाई अगस्त तक, और उसके बाद भी पता नहीं रिजल्ट कैसा देंगे, सबको पास कर दे या सबको सेट कर दे। तो हर किसी की सफरिंग है, और सफरिंग यदि है, इट्स गुड फॉर योर एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन। One more question. You said a person with extreme desires does not take birth easily after death. Then meanwhile, where do his man, buddhi, vasana exist? मैंने एग्जाम्पल दिया था, बैंक है हमारी वासना। आपके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन वो कहाँ है, बैंक में। बैंक में वो कहाँ है, अनमैनिफेस्ट। आपको 10,000 रुपए चाहिए, आप बैंक जाते हो, 10,000 रुपए निकाल लेते। अब 10,000 खत्म होने के बाद वो बैंक में पैसे रहते। अब आपने कुछ अर्जित किया, संचित किए, आपने 50,000, 10,000, 50,000 रुपए कमाए, आपने वो पैसे कहाँ रखे, अपने बैंक में रखे। सो जो टोटल वासना जिसे कहते हैं, तो हमारी जो वासना, टोटल वासना जिसे ईश्वर भी कहते हैं, उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें बैंक में चली जाती है, और वो तब तक डॉर्मेंट रहती है। डॉर्मेंट कब तक रहती है, जब तक उसका माहौल कंड्यूसिव ना हो, और जब कंड्यूसिव माहौल हो जाए तो वो निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहुत स्ट्रांग वासना है फिजिकली हवा में उड़ने की, एरोप्लेन में नहीं, फिजिकली हवा में उड़ने की। आई एम जस्ट टेकिंग, खुद हवा में उड़ने की। अब ये अभी कंड्यूसिव है, अभी हमारा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, तो आपकी ये डिजायर, टोटल डिजायर में क्या हो रखी है, बैंक्ड हो चुकी। मान लीजिए 1 बिलियन डिजायर इकट्ठी सबकी भी आनी शुरू हो जाती है कि हम अपने आप उड़े। सो 200 साल बाद, 300 साल बाद जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आएगा तो आप जन्म लोगे, तब तक आपकी वासना टोटल वासना में बैंक्ड है।
राइट टाइम पे वो मैनिफेस्ट होती है। बीज की तरह, मैं बार बार कहता हूँ, बीज की तरह हमारी वासना। बीज, आप लोनावाला एरिया में चले जाइए, गर्मियों में पूरे के पूरे माउंटेन ड्राई होते हैं, लेकिन एक बारिश पड़ती है वो माउंटेन सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं। इसका मतलब बीज था, लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब आया तो वो टोटल वासना में चली जाती है, और टोटल वासना को ईश्वर कहा जाता है। हाँ जी सर जी, प्रणाम। काइंडली गाइड मी व्हाट सिंपल आई शुड डू टू गेट भगवान की कृपा। I think I'm not in a position to ask a question. Please guide me. Thanks. देखिए, भगवान की कृपा किसी एक पे नहीं होती। ये आइडिया बड़े खराब है कि प्रभु कृपा करो मुझे। प्रभु की कृपा यदि एक व्यक्ति पे हो रही है तो वो प्रभु नहीं है। प्रभु की कृपा यूनिवर्सल है, सब पे है। लेकिन आप ही छाता ओढ़ के बैठे हो तो उसकी कृपा नहीं आएगी। बारिश सब पे, यूनिवर्सल है। तो प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। तो हम सबकी लाइफ में प्रभु कृपा यूनिवर्सल है। हाँ, आप ये कहोगे टीचर ने अच्छे नंबर दिए। टीचर ने अच्छे नंबर नहीं दिए। यदि आपने लिखा है तो टीचर वैसे ही नंबर देंगे। टीचर की कृपा किस पे होती है? सोचिए जरा, मेरा आइडिया मुश्किल है समझाना, लेकिन मैं कोशिश करूं। दो बच्चे हैं क्लास में। एक बच्चा सर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहता है, उसको पानी रखता है, उसका डस्टर से उसका टेबल साफ करता है, ब्लैक बोर्ड साफ करता है, रोज आता है, उसको फूल देता है टीचर को। दूसरा स्टूडेंट है जो डस्टर नहीं देता, पानी नहीं देता। ये नहीं कि वो नाराज है, वो नहीं करता, लेकिन एग्जाम्स अच्छे लिखता है। पहला बच्चा जो रोज सेवा कर रहा है टीचर की, दूध पानी दे रहा है, गुलाब दे रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन एग्जाम में वो आंसर सही नहीं करता। अब मुझे बताइए, टीचर की कृपा किस पे होगी? किस पे टीचर कृपा करेगा? घर टीचर उसको कृपा कर देता है जो फूल देता है, पानी देता है, नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग देता है, तो आप उस टीचर को क्या बोलोगे? गलत। सिमिलरली भगवान की कृपा सब पे, किसी एक पे नहीं होती। और उस कृपा को आप और मैं तभी ले सकते हैं जब आप उसके अधिकारी हो। और उसको अधिकारी कैसे हो? शांत हो जाइए, प्रेम रखिए, ध्यान रखिए, आप में आ जाएगी। हाँ जी गुरुदेव, सादर नमन। एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, परंतु वो समझता है कि वह बिल्कुल सही है, उसने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जिसने जीवन में ना के बराबर गलतियां की, लेकिन मन में गलतियों के होने का भाव बना रहता है, इनमें से कौन सा व्यक्ति गहन पाप का कर्म बंध से बांधता है, पहला या दूसरा? कृपया समाधान दे। ओके, नाउ प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक आदमी है जो बुचर है, बुचर है, रशिया में बुचर है। बुचर मीन जल्लाद। रोज मांस काटता है, रोज काटता है, दिन में 3 बार खाता है। उसको उसकी ग्लानि नहीं है, उसको उसकी ग्लानि नहीं है, गिल्ट नहीं है। तो स्पिरिचुअली उसने कोई पाप नहीं किया, समझिए बात। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके कर्मा ठीक है। कर्मा और पाप दो चीजें हैं। पाप ग्लानि है, यदि मैं कुछ करता हूं और करने के बाद मुझे उसका गिल्ट होता है तो वो पाप ना। एक आदमी गलत नजर से भी किसी को देख लेता है, उसके अंदर ग्रॉस स्टूपिड थॉट आता है, गलत नजर से कोई चीज देख लेता है, और उस देखने के बाद उसमें उसकी ग्लानि होती है, वो पापी है। अब कौन बढ़िया है कौन खराब है छोड़ दीजिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। बुचर का और एक गलत नजर से देखने के एग्जाम्पल को कट कर दीजिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं।
एक आदमी इंग्लिश में लिख रहा है, सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है और उसको पता ही नहीं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। एक लड़का बहुत अच्छा लिख रहा है और एक कोमा भी गलत डाल देता है और उसको ग्लानि है। एक लड़का जिसने पूरा ऐसे लिखा और स्पेलिंग मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं, बहुत मिस्टेक्स, और उसको अवेयर ही नहीं है कि उसने इतनी मिस्टेक्स करी है। और दूसरा बहुत अच्छा लिखा और एक छोटा कोमा भी गलत लगा देता है, उसे ग्लानि है। अब मुझे बताइए आप में से दोनों में से कौन बेटर है? आई हैव गिवन माई आंसर। जो आप आंसर अपने आप को दे रहे हो, दैट्स माई आंसर। सो जितने आप इवॉल्व होंगे उतनी आपको कमियां नजर आएंगी। एक लॉ है वेदांता ट्रीटाइज का, शुरुआत में आता है, द मोस्ट इवॉल्व सोसाइटी शोज द ग्रेटेस्ट इम्परफेक्शन। जितने आप इवॉल्व होंगे उतनी आपको अपनी कमियां ज्यादा नजर आएंगी। जितने आप ऊंची स्थिति में आएंगे उतनी आपको अपनी कमियां ज्यादा नजर आएंगी, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आर्ट हो। यदि आप म्यूजिक में बहुत तेज हो, एक सुर थोड़ा सा बदलेगा, कान यूं पकड़ लेते हैं। द मोस्ट इवॉल्व सोसाइटी शोज द ग्रेटेस्ट इम्परफेक्शन। हमारे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं वेइंग स्केल का। एक होता है ट्रक तोले जाते हैं तराजू से, धर्म कांटा कहते हैं, जहां ट्रक तोले जाते हैं। यदि उन ट्रकों में 10 किलो इधर उधर डजंट मेक एनी डिफरेंस। 1 टन तोल रहे हो, 10 किलो इधर उधर डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरी तरफ आप आटा तोलते हो 100 किलो का, और 100 किलो के उस चक्की वाले धर्म कांटे में 100 ग्राम इधर उधर फर्क नहीं पड़ता। तीसरा भिंडी तोलते हो, भिंडी में एक आधी भिंडी इधर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर आप जेवर तोलते हो, जेवर में भिंडी इधर उधर हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अर्थात जितना तराजू शार्प होगा उतनी छोटी से छोटा परिवर्तन नोटिस कर लेगा। जितना तराजू ग्रॉस होगा, स्थूल होगा, उतना उसको अंदर परिवर्तन कम नजर आता है। सिमिलरली जितना आपका इंटेलेक्ट शार्प होगा, जितनी आपकी बुद्धि शार्प होगी, आपको अपनी छोटी सी कमी एकदम नजर आ जाएगी, जिसे कहते हैं निप इट इन द बड। स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। तो जैसे आपकी बुद्धि शार्प होगी और आपकी छोटी सी गलती को आपको ग्लानि होगी, गिल्ट होगी, आप उसे रेक्टिफाई जल्दी कर दो। जितनी आपकी बुद्धि कमजोर होगी उतनी बड़ी मिस्टेक्स भी आपको नजर नहीं आएगी, उतनी रेक्टिफिकेशन का, उतनी एवोल्यूशन का, उतना ठीक होने का चांसेस कम। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। हाँ जी, कर्म बंधन में आदमी को तभी बांधता है जब आप उस गिल्ट को लेके बैठे। यदि हाय मेरे से कैसे हो, हाय मेरे से कैसे, तभी मैं जवाब दे रहा हूं उसका। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। So don't linger with that. Okay, हो गई गलती, हो गई, let's move on man. हो गई गलती, उसकी गिल्ट लेके मत बैठो। गिल्ट लेके बैठे रहोगे तो वो कर्म बंधन बन जाएगा। हो गई मिस्टेक, इसे तामसिक धृति भी कहते हैं। यदि कोई गलती हो गई आपसे 20 साल पहले और लेके बैठे हो, हाय मुझसे गलती हो गई। एज अ टीनेजर यू may have done some stupid activity। जब आप कॉलेज में थे कुछ स्टूपिड कर दिया होगा। अब उस समय का इंटेलेक्ट उतना ही था, आपका इंटेलेक्ट शार्प हो गया, सो आप उसको लेके मत बैठे रहो। बाय द सेम टोकन आज आपको जो ठीक लग रहा है 10 साल बाद आपको लगेगा स्टूपिड था, मैंने सर से ऐसा क्वेश्चन पूछा था। बट दैट्स ऑल राइट, इवॉल्व हो गया, उसको लेके मत बैठे रहो, उस गिल्ट को, उस ग्लानि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। You appear worldly from outside and totally detached from inside. What explanation you gave for it to be not a hypocrite? Kindly repeat.
हिपोक्रेट वो है जो अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव दिखाता है। समझिए, हिपोक्रेट वो है जो अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव दिखाता है। जो अंदर से पॉजिटिव है और बाहर से नेगेटिव दिखाता है वो हिपोक्रेट नहीं है। वो दिखा रहा है नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ सम रीजन। अंदर से आप दुखी हो, बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, अंदर से आप दुखी हो, बच्चे को इनॉकुलेशन होना है, इंजेक्शन लगाना है, रो रहा है, चीख रहा है बच्चा, और बाहर से आज ए मदर आप क्या शो करते हो, हो जाएगा बच्चे, नो नॉर्मल है, कुछ नहीं। अंदर से आपको भी रोना आ रहा है। विल यू कॉल योरसेल्फ ए हिपोक्रेट? बच्चे को इनॉकुलेशन इंजेक्शन लगाना है, रो रहा है बच्चा, आपको भी भीतर से रोना आ रहा है, लेकिन आप बाहर से क्या फसाड क्रिएट करते हो, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रेंथ का। आर यू हिपोक्रेट? नो। हिपोक्रेसी इज ओनली व्हेन यू आर इंटरनली नेगेटिव एंड एक्सटर्नली यू पॉजिटिव दिखाते हो। यदि आप अंदर से पॉजिटिव हो और बाहर से आप नेगेटिव दिखा रहे हो तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग कारण होगा। नेक्स्ट वन प्लीज। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग से गिर जाता है किसी दूसरे के धक्का देने पर गलती से या अनजाने में, तो पहले व्यक्ति का मरना दूसरे व्यक्ति के हाथों उसका भाग्य था, तो क्या दूसरे व्यक्ति को उसका पाप लगेगा या नहीं? और अगर लगेगा तो उसके हाथों पहले व्यक्ति का मरना तो उसका पूर्व जन्म का कर्म फल था, तो उसे पाप क्यों लगेगा? क्यों हो जाते हो आप? ये अक्स मूवी का डायलॉग सुना रहे हो आप। एक फिल्म आई है अक्स, बहुत पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की। उसमें मनोज वाजपेयी विलन है, मर्डर करता पूरी पिक्चर में, मर्डर करता था। मांसान से जीर्णा नहीं यथा गया, मैंने नहीं मारा, तेरा तो प्रारब्ध खत्म हुआ था, मैं तो निमित्त। डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर। दो बातें, मृत्यु तभी होती है जब प्रारब्ध खत्म होता है, चाहे वो मृत्यु हार्ट अटैक से हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे वो सुसाइड से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो कोरोना से हो, कोई डेथ हैपेंस ओनली व्हेन प्रारब्धास आर ओवर। डेथ, ह्यूमन डेथ को हम बहुत जल्दी वैल्यू देते हैं। अब कार लेके जा रहे थे कि एंट हिल्स के ऊपर से कार निकली, एक चींटियों के झुंड के ऊपर से आपकी कार निकली, आपने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, आपको उसका पाप लगता है क्या? ह्यूमन लाइफ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे देते हो? आपको उसका पाप लगता है? आपके घर में कितनों के पास सिल्क की साड़ी है, क्या करते हो सिल्क की साड़ी? कैसे बनती है? इसलिए बनी वो सिल्क की साड़ी। जिंदे वर्म्स को गर्म पानी में उबाला जाता है आपके लिए, आपको उसका पाप लगता है क्या? सो यदि किसी, पहली बात, जिसकी डेथ होती है वो उसका प्रारब्ध है। अब वो किसके कारण हुई है डेथ, उसका कर्मा बनता है। यदि अनजाने में भी हुई है तो भी आपको कर्म का फल मिलता है। एग्जाम्पल, दशरथ, अनजाने में उसने श्रवण कुमार को, दशरथ जी ने अनजाने में मारा, हिरन समझ के। और बाय द वे, हिरन को क्यों मारा? वो भी तो मृत्यु है, लेकिन उस समय हंटिंग क्या थी? नॉर्मल थी। लेकिन उनको उस कर्म का फल मिला, फल तो मिला। सो यदि आपने अनजाने में या जाने में कोई गलत कर्म किया हो जिससे दूसरे को मृत्यु हो गई हो या नुकसान हुआ, तो उस कर्म का फल आपको मिलेगा ही। ये समझ लीजिए, वो जो मरा वो उसका प्रारब्ध, लेकिन आपसे मरे से हत्या हुई है तो मुझे उसकी अवेयरनेस, इग्नोरेंस के कारण होगा। आप ये कहोगे सर उसको तो मरना था, मैं तो निमित्त बना। यदि ये प्रवृत्ति आ जाए ना तो समाज में ख्यास हो जाए, ख्यास हो जाए।
यदि आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है किसी को मारने की, तब वो पाप नहीं चढ़ेगा। यदि आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है किसी को मारने की, तब आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। जैसे जल्लाद मारता है, जल्लाद मारता है, किसी को फांसी देता है, उसको उसके कर्म का नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। एक जज सजा देता है, यू आर हैंड टिल डेथ, उस जज को उसका पाप, उस कर्म का खराब फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। आज जो सजा देने का अधिकारी है वो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है। आज से 5000 साल पहले सजा देने के अधिकारी राजा थे, तो क्षत्रिय था अर्जुन राजा। इसलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं तेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है इनसे लड़ना। तो अर्जुन को उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन आपको मुझको लगेगा। अब अर्जुन को उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा। आप यदि मैं अपने कानून अपने हाथ में ले लूं, तो मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है किसी को मारना, अब कि सजा देना। सजा देने का अधिकार यदि किसी को है, जो जुडिशरी को, और जुडिशरी की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि समाज में मर्यादा बनी। सो आप और मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, और जो मरा उसका प्रारब्ध खत्म हो, चाहे वो कैसे भी। नेक्स्ट वर्ड। Hariom sir, after death, where does the mind intellect go? What does mind intellect do 13 days after death? मन और बुद्धि कहीं जाता नहीं है, प्लीज समझिए। मन और बुद्धि, दोबारा आया लेकिन आई रिपीट इट लोगों के लिए। मन और बुद्धि कहीं जाता नहीं। हमारा शरीर घूमता है और मन और बुद्धि भैंस है, और ये भैंस खूंटे से अटकी हुई है, समझ लीजिए। हमारा मन बुद्धि चारों तरफ घूमता है। आपका मन इस समय कहाँ है? क्लास में। आपका मन लंदन जा सकता है, आपका मन यूरोप जा सकता है, आपका मन ऋषिकेश जा सकता है। जा नहीं सकता, वो वहीं है, इस बॉडी से हुक डाउन है। सो सपोज आप दिल्ली रहते हैं और आपका बच्चा लंदन रहता है, तो आपका मन कहाँ है? बच्चे के पास। बॉडी आपकी कहाँ है? यहां। तो मन भैंस की तरह घूमता है, इस बॉडी से हुक डाउन। डेथ क्या है? मन और बुद्धि कहीं जाता नहीं है। मन और बुद्धि रिलेटिवली ऑल परवेसिव है। तो जहां मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिस चीज पे मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वहीं पे मन नया शरीर धारण कर लेता है। कैसा शरीर धारण करता है? जैसा उसका मन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में आलस है तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? क्लमजी, ढीला, सुस्त, गंदे कपड़े हो जाएंगे। मन में यदि चुस्ती है तो कपड़े कैसे हो जाएंगे? शरीर कैसा हो जाएगा? सो ये कह देना मन कहीं और घूम के जाता है, गलत है। मृत्यु के बाद मन नया शरीर धारण करता है जैसा उसकी इच्छा। शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। तो यदि मन आपका बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैच है तो वैसा ही शरीर मिल जाता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, एप्पल का पेड़ था, तो सोते 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 उसको नींद नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रहा था, मृत्यु के करीब आ गया वो। और उस समय उसकी इच्छा आई कि यार एक एप्पल खा लिया जाए। एप्पल मिल जाता ना तो अच्छा था। एप्पल ऊपर है तो मन कहाँ है? एप्पल पे, सेब पे। ऐसे में कहानी आती है कि वो मर जाता है और उस सेब में वो कीड़ा बन के पैदा हो जाता है। तो बॉडी कहां से मिलेगी? वैसे मिलेगी। सो मन नहीं जाता एक दूसरी जगह से एक जगह, बॉडी का नाश हो जाता है। मन जहां है
तो गीता जी कहती है जो आदमियों में अध्यात्म की बहुत इच्छा है, शास्त्रों की बहुत इच्छा है, अध्यात्म की बहुत इच्छा, वो योगियों के कुल में जन्म ले लेते हैं। योगियों के कुल में मतलब उस माहौल में जहां पे योगी, क्योंकि उसकी इच्छा वही है। तो मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी, फकीरी में, गरीबी में। तो फकीर के साथ मन लगा तो वहीं पे रहोगे। तो 13 दिन के बाद, मिनिमम 13 दिन होते हैं, मैक्सिमम 13,000 साल भी हो सकते हैं। बीज है तो जितना बीज होगा उतना समय लगेगा। कुछ इच्छाएं एकदम पूरी हो जाती है, कुछ इच्छाएं समय लेती है। तो यदि आपकी नॉर्मल इच्छा है तो जन्म जल्दी हो जाता है। नॉर्मल इच्छा क्या? घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, फैमिली, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, फैमिली हो, कार हो, ये नॉर्मल डिजायर है जो जल्दी पूरी हो जाती है। यदि एक्सट्रीम डिजायर है आपकी, तो उसके लिए आपको कंड्यूसिव टाइम चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी डिजायर है कि मैं खुद उड़ सकूं, खुद उड़ सकूं, तो ये डिजायर यदि आपकी है तो वो अभी आपकी डिजायर 13 दिन में तो पूरी होने वाली नहीं, इट टेक्स टाइम। सो जैसी आपकी डिजायर है वैसे ही आप, कई लोगों की डिजायर बहुत है सर फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में नहीं रहे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय हमने वो समय नहीं देखा। मर जाओगे तो किसी गुलाम देश में पैदा हो जाओगे और गुलाम देश में फिर लड़ोगे स्वतंत्रता, आजादी, आजादी, आजादी। बेकार की इच्छा छोड़ो, प्रभु से जुड़ने की इच्छा करो, और प्रभु से इच्छा करने जुड़ो तो आपको योगियों के कुल में जन्म। योगियों के कुल में मतलब ये नहीं माँ बाप। तो जो गीता एकेडमी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी योगियों के कुल में रह रहे हैं या पढ़ेंगे फ्यूचर में। भगवान कहते हैं रेयर इंडीड इज दैट बर्थ, ऐसा बर्थ दुनिया में बहुत मुश्किल लोगों से मिलता है। बहुत भाग्यवान है जो लोग उस कुल में जन्म लेते हैं जब उनको अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो जो लोग, जो यंगस्टर्स गीता एकेडमी में पढ़ते हैं, चले हैं, पढ़े हैं, या वेदांता एकेडमी में भी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वो सब योगियों के कुल में जन्म लिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस इच्छा की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट। Does this cool inside and active outside is an effect or an effort? Does this cool inside and active outside is an effect or an effort? 10 बाहर से आप एक्टिव हो, भीतर से आप शांत हो, ये कॉज है या इफेक्ट है? ये कॉज एंड इफेक्ट है। देखिए दोनों है। जितने आप इंटरनली पीसफुल होंगे उतने आप एक्टिव ज्यादा होने लगोगे, और जितने आप एक्टिविटी ज्यादा करोगे उतने आप पीसफुल ज्यादा होगे। तो ये दोनों दो पहियों के, पैडल के दोनों पहिए। तो ये नहीं हो सकता कि एक चीज हो दूसरी ना। जितने आप शांत भीतर होंगे उतने आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव होंगे, और जितने आप एक्टिविटी ज्यादा करोगे शांत मन से उतना आपका मन और शांत हो जाएगा। दोनों साइड से चलते हैं। हाँ जी। What is the difference between truth and untruth? What is body, mind and intellect? सत्यम एकम सत्य द्वितीय न। सत्य क्या है, असत्य क्या है? शास्त्रों में सत्य के उदाहरण बहुत दिया है। आदि सच, जुगादि सच, नानक सच, होसी सच। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, बाइबल कहती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म सत्य जो आज है, कल था और कल रहेगा। आई रिपीट, सत्य की परिभाषा क्या है? जो आज है, कल था और कल रहेगा, वो सत्य। जो आज है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, वो असत्य है। आई रिमेम्बर, प्लीज रिमेम्बर दिस। तो आपकी बॉडी सत्य है क्या? ये मकान जहां मैं बैठा हूं ये सत्य है क्या? आज है, आज से 50 साल पहले नहीं था, 30 साल पहले नहीं था, आज से 50 साल बाद नहीं रहेगा।
आपकी बॉडी मेरी बॉडी आज से 70 साल पहले नहीं थी, आज से 70 साल बाद नहीं रहेगी। तो मेरी बॉडी सत्य नहीं है, मेरा मकान सत्य नहीं है, मेरे रिश्तेदारी सत्य नहीं है, मेरा संसारिक ज्ञान सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ परमात्मा है जो अनादि है, अनंत है, हमेशा अचल है, स्थिर है, सर्वव्यापी है। एकम सत्य द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो सत्य जो है वो परमात्मा ही सत्य है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। मीन्स सत्य मीन्स ट्रुथ, परमात्मा। दूसरा क्वेश्चन है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट क्या है। बार बार रिपीट करते हैं, हमारे पास हम दो चीजों से बने हुए हैं। ये मैटर एंड स्पिरिट। ओम स्पिरिट है, मैटर है। ओम जो है वो आत्मा है, भगवान है, जो भी नाम दीजिए। मैटर तीन चीजों से बना हुआ है, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। सिंप्लीफाइड है, इसके भी और डेरिवेशन है, इसमें भी और निकलता। सो मैटर जो है, जड़ जो है, तीन चीजों से बना हुआ है। बॉडी, ये बाहरी शरीर, इसके अंदर दो वंडर्स इंस्ट्रूमेंट है, मन और बुद्धि। मन इमोशंस है, इंटेलेक्ट आइडिया है, थॉट्स, डिजायर्स, सॉरी एनालिटिकल पावर है, डिस्क्रिमिनेशन। सो तीन चीजें हमारे, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। बॉडी में 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों का राक्षस है, ये रावण है, और ये आदमी को कैप्चर करता है। मन जो है भावनाओं में बहता है, मन जो है वो शैतान है। बुद्धि उसको कंट्रोल कर सकती है, बुद्धि विवेक है, ज्ञान है। तो पैसे से शरीर को स्ट्रांग किया जा सकता है, पैसे से मन नहीं खरीदा जा सकता। मन को स्ट्रांग कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ बुद्धि से। और जिसकी बुद्धि शार्प है वो अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकता है। आत्मा सब में एक है, ओम सब में एक है। ओम विराजमान है, अनादि है, अनंत है। ओम सब में एक है। ओम निराकार है और मैटर साकार है। और मैटर और निराकार, साकार और निराकार जब बनता है तो ह्यूमन बीइंग बनता है, आप और मैं बनते हैं। और हम सब लोग जड़ और चेतन से बने। नेक्स्ट वर्ड। Hariom Guruji, please tell ways and means to sharpen one's intellect buddhi. This is a $1 million question. This is a $1 million question and million time people ask this question. इंटेलेक्ट कैसे शार्प किया जाए? मेरा सिंपल आंसर है, बॉडी को कैसे स्ट्रांग किया जाता है। बॉडी को अच्छा खाना खाने से और एक्सरसाइज से बॉडी हेल्दी हो जाती है, शार्प हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। सेम वे इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए आपको अच्छे लिटरेचर पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़नी है, सत्संग करना है। संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा सत्संग करना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। ये दिमाग आग की तरह है, इस पे अच्छे विचार डालोगे तो खुशबू फैलेगी। तो पहला श्रवण करो। श्रवण मीन्स सुनो, देखो। और जब श्रवण करो उसके बाद मंथन करो, मनन करो, रिफ्लेक्ट करो। तो जो बातें मैंने बोली है सारी आपको याद ना, लेकिन एक भी बात आपको जो पल्ले पड़ गई, हिट हो गई, उस पर विचार करो, उस पर सोचो, रिफ्लेक्ट करो। और इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए सुबह सुबह अध्ययन मनन बहुत जरूरी है, रात को नहीं। तो जब सुबह आप रिफ्लेक्ट करते हो तो रीड गुड बुक्स, अच्छे लिटरेचर पढ़ो, अच्छे लोगों के संग रहो, उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट करो। तो श्रवण और मनन के बाद जीवन में बस जाएगा। और एक बार इंटेलेक्ट शार्प हो जाए, इंटेलेक्ट कभी भी डिवॉल्व नहीं होता। इंटेलेक्ट कभी भी डिवॉल्व नहीं होता। एक बार आपको आप कल्चर आ जाए तो आप कभी वल्चर नहीं बनते। एक बार कोई लैंग्वेज सीख लो तो वो छूटती नहीं है। सो आप और मैं इंटेलेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्लास का पर्पस भी क्या है? आपको इंटेलेक्ट को डेवलप करना। स्कूल्स कॉलेज में इंटेलेक्ट डेवलप नहीं कराया जाता। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मेमोरी डेवलप की जाती। आपने 3 साल सिविक्स पढ़ी,
6th 7th 8th 9th 4 साल पढ़ी आपने सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, 4 साल आपने सोशल साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, सिविक्स पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी। अब कितनी याद है? इफ यू आर नॉट इन दैट फील्ड में नहीं हो, कितनी याद है? भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ी नहीं, मेमोराइज की और उसके बाद भूल गए। 4 साल आपने किताब पढ़ी और आप याद नहीं। शोले आपने कितनी बार देखी? 2 बार, 3 बार, 5 बार। कितनी याद है? सारी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो इंटेलेक्ट में बस गई, बुद्धि में बस गई। सो इंटेलेक्ट में बसी कैसे? जब उसमें बार 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 चर्चा करी। सो इंटेलेक्ट शार्प होता है रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Child till married finds a partner is parents' ultimate and that of family. Newfound association weakens the roots that he would die for. With passage of time, the relationship becomes history. Where does human sacrifice stand? Very nice. Yeah. Poetry. लकड़ी कागज लकड़ी भई, लकड़ी कागज भई, कागज भई राख। संबंध ऐसे ही हैं जी। माँ बाप पे क्यों बात करते हो? ऑफ कोर्स असली पेरेंटिंग वही है कि बच्चे को माँ बाप याद ही ना आए। असली पेरेंटिंग। आई एम सॉरी टू आई एम मेकिंग ए वेरी शार्प स्टेटमेंट। दाएं साइड के तीसरे दांत के बारे में आप कब सोचते हो? जब दर्द करता है, ऐसी स्टेट हो कि उसको आपका थॉट ही ना आए। इट मीन्स वो वहां पे क्या है? खुश है। नहीं, मैंने याद करे, मेरी सोचे, मेरे बारे में सोचे। कब सोचेगी? एवोल्यूशन का मतलब यही है कि आप धीरे 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 मेमोरी से चले जाते हो। 7वीं क्लास में बहुत दोस्त थे आपके, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी उनके साथ, कितने याद है नाम भी आज। सो ये जो ओल्ड स्कूल एसोसिएशन, पास्ट में आप कब जाते हो? जब प्रेजेंट में यू आर नॉट हैप्पी। When you are happy in a present, you don't go through the past. You may reflect, that's a separate issue. Nostalgia में कब होता है? जब प्रेजेंट में you are not happy. बड़ा अच्छा गाना है, but I don't want to go through that life. वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ले लो मुझसे मेरी जवानी, दे दो मुझको मेरा बचपन। You want to go to your childhood? जाओ, तभी चाइल्डहुड में जाना चाहते हो जो वर्तमान में। But that's life. माँ बाप जन्म देते हैं संतान को, पालते, बड़ा होता है, धीरे 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 उसका विवाह हो जाता है। लड़की विवाह होने के बाद नए घर में सेटल होती है। धीरे 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 अटैचमेंट माँ बाप से कम होती है, होनी भी चाहिए कम। यदि बहुत अटैच हो माँ बाप से तो नया घर बसते नहीं, नए घर नहीं बसते। बसते बसते ही बसती है बस्ती, एकदम कोई बस्ती नहीं बसती। तो नया घर भी बसते बसते बसते। तो हम सब की लाइफ में डिटैचमेंट इज एवोल्यूशन, इट इज नॉट नेगेटिव। प्लीज, आप सैक्रिफाइस करते हो इस भाव से मत करो कि मैंने सैक्रिफाइस किया। इट्स ओवर नाउ। जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करो, इसलिए करो क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया था। इसलिए मत करो सैक्रिफाइस अपने बच्चों के लिए कि वो आगे जाके मेरे लिए सैक्रिफाइस करें। वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, और ना ही इच्छा करो कि कोई मेरे लिए सैक्रिफाइस करो। यदि मुझे सैक्रिफाइस करने की सिचुएशन में किसी ने डाला है तो मेरे भाग्य है कि मैं किसी के लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसलिए मत हेल्प करो कि वो मेरी बात में, मैं मेरी जब जरूरत हो तो मेरी करे। तो फ्रॉम द पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 2 पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आपने अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया
सो नेकी कर कुएं में डाल। उसको बार बार बताओ मत, जतलाओ मत, मैंने तेरे लिए रात रात भर जागी हूं तेरे लिए, उसको जतलाने की जरूरत नहीं। हाँ, फ्रॉम द चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आपके मेरे मेरे बाप ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, सबने किया है, मेरे क्या, सबने किया, उसके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड। तो वन पॉइंट ऑफ व्यू सैक्रिफाइस इज you did it because you owe it to the society. From the child point of view, it should have a gratitude of gratitude. With this, we conclude today's class. Thank you very much. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.